नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए नए क्षमता निर्माण कार्यक्रम की घोषणा की। भारत मंगोलिया के नागरिकों को निःशुल्क ई-वीजा प्रदान करेगा। दोनों देशों ने 10 समझौते किए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगभग 13 पाकिस्तानी सैन्य विमान मार गिराए गए और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई हब $15 अरब के निवेश से भारत में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान में जोधपुर हाईवे पर एक बस में आग लगने से 10 लोगों के मारे जाने की आशंका और अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2025-26 के लिए भारत के जीडीपी अनुमान को बढ़ाकर 6.6% किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और मंगोलिया ने आज 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना के बीच द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। ये समझौता ज्ञापन मानवीय सहायता, मंगोलिया में विरासत स्थलों के जीर्णोद्धार, आव्रजन, भूविज्ञान और खनिज संसाधनों में सहयोग, सहकारिता को बढ़ावा देने और डिजिटल समाधानों के आदान प्रदान के लिए हैं। दोनों नेताओं ने भारत और मंगोलिया के द्विपक्षीय संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संयुक्त रूप से स्मारक डाक टिकट जारी किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने मंगोलिया के नागरिकों को मुफ्त ई-वीजा प्रदान करने का निर्णय लिया है। भारत ने मंगोलिया को हमेशा एक पड़ोसी के रूप में देखा है और इसी नाते हम पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ावा देते रहेंगे। हमने निर्णय लिया है कि मंगोलिया के नागरिकों को निःशुल्क ई-वीजा दिया जाएगा। साथ ही भारत हर साल मंगोलिया से युवा कल्चरल एम्बेसडर्स की भारत यात्रा भी स्पॉन्सर करेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत मंगोलिया के युवा सांस्कृतिक दूतों की वार्षिक भारत यात्रा को भी प्रायोजित करेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत और मंगोलिया के बीच संबंध कूटनीतिक होने के साथ साथ दोनों देशों के बीच आत्मीय और आध्यात्मिक बंधन भी हैं। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने मंगोलिया में बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और मंगोलिया ने नालंदा और गंडन मठ को जोड़कर इस ऐतिहासिक संबंध में नई ऊर्जा लाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक मुद्दों पर भारत तथा मंगोलिया का दृष्टिकोण साझा मूल्यों पर आधारित है। हमने आपसी साझेदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया था। पिछले एक दशक में इस पार्टनरशिप के हर आयाम में नई गहराई आई है, नया विस्तार आया है। हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। ट्रेनिंग कार्यक्रमों से लेकर दूतावास में डिफेंस अटैचे की नियुक्ति तक हमने कई नई पहल की है। मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए भारत नए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी प्रारंभ करेगा। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घनिष्ठ साझेदार हैं और एक स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत मंगोलिया के विकास में एक दृढ़ और विश्वसनीय साझेदार रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की $1 अरब 70 करोड़ के ऋण सहायता से निर्मित तेल रिफाइनरी परियोजना मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा को एक नया बल प्रदान करेगी। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना ने तेल रिफाइनरी परियोजना में हर प्रकार के समर्थन के लिए भारत और प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल सहयोग पर समझौता ज्ञापन भी भारत तथा मंगोलिया के बीच एक ऐतिहासिक समझौता है। मंगोलिया के राष्ट्रपति कल 4 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस बार कई वरिष्ठ नेताओं के स्थान पर नए चेहरों और युवाओं को प्राथमिकता दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले की तारापुर सीट से, जबकि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय सीट से चुनाव लड़ेंगे। राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्रियों डॉक्टर प्रेम कुमार, सुरेंद्र मेहता, नितिन नवीन, नीतीश मिश्रा, रेणु देवी, नीरज कुमार सिंह बबलू, संजय सरावगी, कृष्ण कुमार मंटू, केदार प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर सुनील कुमार को फिर से टिकट दिया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राम कृपाल यादव पटपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी ने भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कल पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। श्री मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ऊर्जा से काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। श्री शाह ने कहा कि देश को आतंकवादी खतरों से बचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हरियाणा के मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस पर श्री शाह ने कहा कि एनएसजी देश में संगठित अपराध और आतंकवाद से निपटने में अग्रणी रहा है। सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 12-13 लड़ाकू जहाजों को मार गिराया। नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देश UNGCC कॉन्क्लेव में श्री घई ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। Precision strikes carried out on the night of the 9th and 10th of May. 9 और 10 मई की रात को किए गए सटीक हमलों में हमने उनके 11 ठिकानों, 8 हवाई अड्डों, 3 हैंगरों और 4 रडार को नुकसान पहुंचाया। मुझे लगता है कि जिस बेबाकी से ये हमले किए गए वह काफी महत्वपूर्ण है। These attacks were carried out is what is significant. गूगल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गीगावाट स्केल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI केंद्र बनाने के लिए अगले 5 साल में 15 अरब अमेरिकी डॉलर का बड़ा निवेश करने की घोषणा की है। ये अमेरिका से बाहर गूगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में गूगल AI हब के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा कि ये पहल नागरिकों को अत्याधुनिक उपकरण प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये केंद्र विकसित भारत के निर्माण के अनुरूप है। विशाखापत्तनम में नया AI हब बनने से उन्नत AI अवसंरचना, डेटा सेंटर क्षमता, बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और एक विस्तृत फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा। अगले 5 वर्षों में लगभग $15 बिलियन का गूगल द्वारा किए जाने वाला यह निवेश भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। यह सरकार के विकसित भारत विजन के अनुरूप है, जो AI संचालित सेवाओं के विस्तार में तेजी लाएगा। इस हब में एक विशेष रूप से निर्मित डेटा सेंटर परिसर शामिल होगा, जो भारत और दुनिया भर में डिजिटल सेवाओं की मांग को पूरा करने में मदद करने के लिए गीगावाट स्केल कंप्यूट क्षमता को जोड़ेगा। इस हब के शुरू हो जाने से यह नया डेटा सेंटर 12 देशों में फैले हुए सभी मौजूद गूगल डेटा सेंटर से जुड़ जाएगा। भानु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। जीएसटी सुधारों पर आज हम गुजरात की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। नए जीएसटी सुधारों से गुजरात में कारीगरों, किसानों और औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिल रहा है। नए कर ढांचे के अंतर्गत गुजरात का प्रतिष्ठित टाई डाई वस्त्र बांधनी पर 5% जीएसटी स्लैब की सीमा को बढ़ाकर 2,500 रुपए तक कर दिया गया है। इस निर्णय से मध्यम श्रेणी की साड़ियां और दुपट्टे ग्राहकों के लिए और अधिक किफायती हो गए हैं। इसी प्रकार राज्य के रासायनिक उद्योग को भी जीएसटी 2.0 के अंतर्गत बड़ा लाभ मिला है। सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे रसायनों पर कर की दरों को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कटौती से उर्वरकों, रंगों और फार्मास्यूटिकल सहित अन्य उद्योगों के लिए विनिर्माण लागत कम हो गई है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत ये तर्कसंगत दरें गुजरात के प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक राहत प्रदान करने, ग्रामीण आजीविका को औद्योगिक विकास के साथ एकीकृत करने और राज्य की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रोहन के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि उनकी सरकार के अर्थव्यवस्था के निर्माण और निजी क्षेत्र सहित अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों के वित्त पोषण पर ध्यान देने से प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे प्रतिभा पलायन रोकने में सहायता मिलेगी। वित्त मंत्री आज शाम IIT धारवाड़ में धरती बायोनिस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन करने के बाद विद्यार्थियों से बातचीत कर रही थीं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से नई डोर टू डोर माल और पार्सल सेवाओं का उद्घाटन किया और रवाना किया। इन सेवाओं की शुरुआत दिल्ली से कोलकाता के लिए ट्रांजिट कंटेनर सेवा और मुंबई से कोलकाता के लिए रेलवे पार्सल वैन सेवा तथा एकीकृत लॉजिस्टिक्स हब के रूप में रेलवे गुड्स शेड के साथ की गई। ये डोर टू डोर पार्सल सेवा माल की कुशल हैंडलिंग और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राजस्थान के जोधपुर राजमार्ग पर थैयात क्षेत्र के पास आज शाम एक निजी बस में आग लगने से लगभग 10 लोगों के मारे जाने की आशंका है और 14 से अधिक गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जोधपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ये घटना जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर हुई। जिला प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी शुल्क के प्रभाव के बावजूद भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर पहले के अनुमान से अधिक तेजी से बढ़ेगी। कोष ने आज अपनी विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। पहले यह अनुमान 6.4% था। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज नई दिल्ली में विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली के सजीव मुकदमा डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी मुकदमेबाजी प्रबंधन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और दक्षता बढ़ाना है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 15 करोड़ 71 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही पूरे देश के 80% से अधिक घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पहला जिलाधिकारी पेयजल संवाद आयोजित किया। इस संवाद का उद्देश्य मिशन के अंतर्गत जिलों के नेतृत्व वाले शासन को मजबूत करना, नवाचार को प्रोत्साहन देना, आपसी आदान प्रदान और जिलों के बीच सहकर्मी शिक्षा को बढ़ावा देना है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की खराब गुणवत्ता से निपटने के लिए चरणबद्ध कार्रवाई योजना ग्रैप का पहला चरण आज से लागू हो गया है। यह निर्णय नई दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उपसमिति की बैठक में लिया गया। मलेशिया के तमन दया हॉकी स्टेडियम में सुल्तान जोहोर हॉकी कप प्रतियोगिता में भारत तथा पाकिस्तान के बीच मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा। भारतीय टीम ने इससे पहले हुए मुकाबलों में न्यूजीलैंड और ब्रिटेन को हराया था। आईसीसी महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 259 रन का लक्ष्य दिया है। बारिश के कारण दूसरी पारी अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। भारत का अगला मुकाबला अब तक अजेय रही इंग्लैंड से होगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भोपाल स्थित भारत भवन ने 2 दशक से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े रंगमंडल के पुनरुद्धार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएसडी के निदेशक और प्रसिद्ध अभिनेता चित्तरंजन त्रिपाठी ने इस निर्णय की जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए नए क्षमता निर्माण कार्यक्रम की घोषणा की। भारत मंगोलिया के नागरिकों को निःशुल्क ई-वीजा प्रदान करेगा। दोनों देशों ने 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगभग 13 पाकिस्तानी सैन्य विमान मार गिराए गए और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई हब $15 अरब के निवेश से भारत में स्थापित किया जाएगा। और राजस्थान में जोधपुर हाईवे पर एक बस में आग लगने से 10 लोगों के मारे जाने की आशंका। अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव के बावजूद आईएमएफ ने वर्ष 2025-26 के लिए भारत के जीडीपी अनुमान को बढ़ाकर 6.6% किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।